नमस्कार बच्चों। तो आज हम पहले कुछ तथ्य को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अपना बच्चों प्रसंग 1.2 कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद पेज नंबर 7 पे हम लोग देख रहे हैं वेन आकृति। मतलब जो भी समुच्चय दिया गया होगा हमको, उसको वेन आकृति द्वारा कैसे दर्शाते हैं वो बताया गया है। तो देखिए माना ए समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 ये संख्याएं है कि नहीं। तो इसको वेन आकृति द्वारा दिखाना है। तो वेन आकृति हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे ये क्या हो गया, ए समुच्चय हो गया और इसके अंदर वो संख्याएं दिखा दीजिए। ये क्या हो गया, वेन आकृति द्वारा उसको हम लोग दर्शा रहे हैं। आकृति आप चाहे इसमें आयत बना सकते हैं, चाहे वर्ग बना सकते हैं, चाहे त्रिभुज बना सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी आकृति आप ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, उप समुच्चय। अब उप समुच्चय क्या होता है वो देखेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग ने मान लिया ए कोई सेट है ए कोई समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें ये घटक है। और बी में क्या है, 2 4 6 8। अब देखिए बी के जितने भी घटक हैं सब ए में आ रहे हैं। देखिए 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, बी उप समुच्चय है किसका, ए का। समझ में आया बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, बी उप समुच्चय है किसका, ए का। क्लियर। तो जब किसी एक समुच्चय के सभी घटक दूसरे समुच्चय में आते हों तो हम क्या कहते हैं, वो समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय होता है। समझ में आया। तो बी के सभी घटक ए में आ रहे हैं, इसलिए बी जो होगा वो ए का उप समुच्चय होगा। ओके, अब इसके बाद बच्चों देखते हैं आगे क्या है। विश्व समुच्चय किसे कहते हैं। विश्व समुच्चय मतलब वो समुच्चय जिसमें हर एक समुच्चय का घटक आता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्व समुच्चय। उसको हम हमेशा यू से दर्शाते हैं, कैपिटल यू। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्व समुच्चय। समझ में आया। तो देखिए आगे पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, अब देखिए पूरक समुच्चय होता क्या है। ओके, जैसे हमने मान लिया ये U है, U मतलब विश्व समुच्चय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये U हो गया। ए क्या हो गया, ए हमने मान लिया 2 4 6 8 10, है कि नहीं। अब पूरक समुच्चय मतलब ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, ए डैश। हमेशा हम लोग पूरक समुच्चय को ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट से दर्शाते हैं। समझ में आया। किसी भी समुच्चय का अगर पूरक समुच्चय निकालना हो तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, यू में से ए के जितने भी घटक हैं उसको घटा देंगे। देखिए यू में से समुच्चय ए के जो भी घटक हैं उसको हटा देंगे। मतलब 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, 8 हट गया, 10 हट गया। तो बचा क्या, 1 3 5 7 9। ओके, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ए का जो पूरक समुच्चय है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश। और उसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। तो किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालने के लिए उसको यू में से हम लोग उसके घटकों को हटा देंगे। समझ में आया। तो बच्चों ये 4 चीज़ें आपको समझ में आई। इसी के ऊपर आगे तथ्य है एक्सरसाइज 1.3 का। तो मैंने आपको ये बता दिया है, समुच्चय, विश्व समुच्चय, उप समुच्चय, पूरक समुच्चय, वेन आकृति किस तरीके से बनाते हैं। अब चलो एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे हम क्या है। देखिए तो एक्सरसाइज 1.3 में बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर, a में कौन कौन से घटक हैं, a b c d e, b बराबर c d e f, c बराबर इनमें b d घटक है और d बराबर a घटक है। तो अपने को बताना है कि ये निम्नलिखित जो कथन है ये सत्य है कि नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन।
तो पहले ए का लिखिए, ए में क्या है, ए बी सी डी ई। बी का क्या है, सी डी ई एफ। सी का क्या है, बी कॉमा डी। और डी का क्या है, ए कॉमा ई, है कि नहीं। अब देखिए पहला क्या दिया है, सी उपसमुच्चय है बी का, ये उपसमुच्चय का चिन्ह है। हाँ, तो सी के सभी घटक बी में आने चाहिए तब ये कथन सत्य होगा। तो सी के सभी घटक बी में आ रहे हैं क्या, देखो सी का घटक क्या है, बी डी है ना, और बी का घटक क्या है, सी डी ई एफ है कि नहीं। तो इसका मतलब सी के सभी घटक बी में नहीं आ रहे, बी में नहीं आ रहे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे स्मॉल बी है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल बी है क्या, घटक में नहीं है। अगर कोई भी एक भी घटक नहीं आया तो इसका मतलब वह उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना है हल, यह कथन असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि सी का सभी घटक बी में नहीं आ रहा ना। सी का घटक क्या था, बी और डी था, लेकिन बी में जो बी समुच्चय है उसमें देखिए सी डी ई एफ है, उसमें बी नहीं आ रहा है, इसलिए वह कथन असत्य है। दूसरा हम देखेंगे, ए उपसमुच्चय है डी का। अब देखिए ए के सभी घटक डी में आ रहे हैं क्या। अब ए में कौन कौन से घटक है, ए बी सी डी ई है ना। डी में कौन से घटक है, खाली ए और ई। तो बी सी डी कहाँ पे नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये भी क्या होगा, यह कथन असत्य है, क्योंकि ए के सभी घटक डी में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वह असत्य है। तीसरा हम देखेंगे बच्चों, अब डी के सभी घटक ए में आ रहे हैं क्या, देखो डी के सभी घटक ए में आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि डी का यहाँ पे घटक क्या था, ए ई, तो वो ए ई इसमें आ रहा है ना, इसका मतलब यह कथन सत्य है। क्लियर। चौथा, अब बी के सभी घटक ए में आ रहे हैं क्या, बी देखिए बी कहाँ है, देखिए सी डी ई एफ, तो सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, लेकिन एफ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब फिर यह कथन क्या है, असत्य है। क्लियर। अब आगे पांचवा, देखिए क्या दिया है, सी उपसमुच्चय है का, तो सी का सभी घटक ए में आ रहे हैं क्या, बी डी सही है। हाँ, तो यह कथन सत्य है। क्लियर। तो इस तरीके से हम ये पूरा सवाल देख रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।